Hello everyone. I'm sure you have well known about uh, the previous parts of this chapter. This is the second chapter. Sorry, this is the second part of this chapter. इस चैप्टर में क्या समझना है? जैसे लास्ट जो पार्ट है उसमें आपने ये देखा था कि सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन मीन्स आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इसके अलावा हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है कैसे हम इसको लर्न रखेंगे कि सेल किस सोल्यूशन में श्रिंक करेगा और किस सोल्यूशन में स्वेल करेगा. मैं आपके लिए एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, उसको याद रखिएगा. जैसे हाइपरटोनिक है, हाइपर है तो हाइपर में आर आ रहा है, ठीक है, जबकि हाइपो में कहीं पर आर आ नहीं रहा है. ओके, तो हाइपर मतलब क्या हो जाएगा, श्रिंक. हाइपर मतलब क्या हो जाएगा श्रिंक. ओके, क्योंकि यहाँ पर भी आर आ रहा है तो लर्न करने में बहुत ईजी होता है. हाइपो में आपको कैसा हो जाएगा, स्वेल. हाइपो में क्या हो जाएगा, स्वेल. और आइसो मतलब सेम, देयर विल बी नो चेंज. तो बहुत सिंपल था, ये आप चीज़ आपको लर्न हो गई होगी. ठीक है, अगली हेडिंग लेकर के चलते हैं. सेल, सेल वॉल. पहला मिल गया आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड है सेल वॉल. एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लर्न करना है कि जो सेल वॉल होता है दैट्स नेवर प्रेजेंट इन एनिमल सेल. ये आपको प्लांट सेल में ही मिलेगा. और वो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका, सेलुलोज का बना होता है. किसका बना होता है, सेलुलोज. इसको भी आपको लर्न करना चाहिए. कोई पूछ सकता है कि ये जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है. तो सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल को एडिशनल स्ट्रेंथ देता है. किससे, जिससे वो ह्यूमिडिटी से लड़ सकता है, टेम्परेचर से अपने आप को रिकवर कर सकता है, और मैनी अदर जो इंसेक्ट वगैरह हैं उनसे भी अपने आप को सेफ रखता है या सेव कर सकता है. ओके, तो ये हुआ आपका सेल वॉल का फंक्शन. आगे देखते हैं सेल वॉल. देखिए सेल वॉल आपका प्लांट में मिलता है, फंगी में मिलता है. फंगी में सेल वॉल किसका बना होता है, वो बना होता है काइटिन का. किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा. फिर आप देखते हैं बैक्टीरिया में भी मिल रहा है. और बैक्टीरिया में किसका बना होता है, बैक्टीरिया में बना होता है ये पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड का ये बना होता है. तो सेल वॉल का फंक्शन क्लियर है. ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रक्चर पाई जाती है, बट ये कभी भी एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाएगा. ये प्लांट में मिलेगा, फंगी में मिलेगा और बैक्टीरिया में मिल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस को आप ब्रेन मान लीजिए. जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है वैसा ही फंक्शन न्यूक्लियस का है. ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोलिंग पावर रखता है, कंट्रोल करता है पूरी बॉडी पर. वैसे ही आपका जो न्यूक्लियस होता है वो भी पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है. क्या करता है, पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है. राइट, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा. आप देखें जरा, बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. और जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इस तरीके से, मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं. और ये मेम्ब्रेन क्या होगा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. लेकिन इस मेम्ब्रेन में बीच बीच में क्या होगा, पोर्स होते हैं. और ये पोर्स क्या करते हैं, जो इधर बाहर साइटोप्लाज्म है इसके साथ जो है इसका क्या होगा, इसके साथ इनका रिलेशन होता है, जिससे मटेरियल्स इन या आउट हो सकते हैं. यहाँ तक बात समझ में आ रही है. ओके, इसके अलावा न्यूक्लियस में आखिर ऐसा होता क्या है जिससे ये कंट्रोल करता है. तो ध्यान दें, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है आपका क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम में क्या हुआ, क्रोमोसोम में होते हैं डीएनए. और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है जीन्स. क्या होता है, जीन्स होता है. और जीन्स क्या करता है, जीन्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. जीन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. हमें जानते हैं कि डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल, जो क्या करेगा, एक पीढ़ी से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए ट्रांसफ़र होता है और उससे जीन भी ट्रांसफ़र होगा, जिससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. बात समझ में आ रही है यहाँ पर. ओके, देखिए यहाँ पर हम कुछ बात समझते हैं. एक बात होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, देखो. कैरियन, कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन, और कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस. कैरियन का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, जिसमें न्यूक्लियस क्या हो, एब्सेंट हो, उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं. एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको, एग्जाम्पल मिलेगा बैक्टीरिया. एग्जाम्पल क्या मिलेगा, बैक्टीरिया. जबकि यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर न्यूक्लियस
कैसा हो, डेवलप कंडीशन में हो, उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। ये अदर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक टाइप का मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसको, फैक्ट्री ऑफ सेल। फैक्ट्री ऑफ सेल का मतलब क्या है, जैसे फैक्ट्री में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हम किसी कंपोनेंट को ले जाते हैं, उससे वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही साइटोप्लाज्म का काम है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट, लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, वैक्यूल्स होते हैं। ये सब चीज़ें क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। ओके, अब चलिए हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलते हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होता है। एक क्या हो गया, एक है RER और दूसरा है SER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि जो आपका SER है वो कैसा है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो आपके माइंड में आएगा कि सर ये SER और RER होता क्या है। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब जब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, ध्यान देना, अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम RER बोलते हैं, और जब अगर प्रेजेंट नहीं है तब क्या बोलेंगे, SER बोलेंगे। मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हेन हैविंग राइबोसोम्स, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको पता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या होता है बच्चों, ये होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। सबको समझ में आ रहा है, ओके। ये हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस। जबकि जो SER है, मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करेगा, ये आपका लिपिड का सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, लिपिड का सिंथेसिस। मेन पॉइंट यही सब है, इन्हीं को लर्न करना है। बुक आप पढ़ोगे, कोई भी बुक पढ़ोगे, NCERT पढ़ोगे या अपनी जो आपकी न्यू बुक इसमें ब्लैक रेवन की आई उनकी पढ़ोगे, सब हर जगह पर आपको यही बातें जो मैं बता रहा हूँ यही बताई जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि SER और RER को बहुत केयरफुली समझना है। अगला पॉइंट आता है एनिमल सेल्स में। आप देख सकते हो ये पॉइंट आप देख रहे हो, बीचों बीच वाला कंडीशन क्या शो कर रहा है, न्यूक्लियस को शो कर रहा है। ये सब क्या है, ये आपका है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवलप भी दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों को आपको जरूर समझना है। ये सेल ऑर्गेनेल्स में इतनी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ओके। अब आप आते हैं प्लांट सेल में। देखिए प्लांट सेल में डिफरेंट चीज़ क्या मिल रही है। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हर जगह मिल रहा था, मीन्स एनिमल्स में मिल रहा था। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एक न्यू थिंग है, क्लोरोप्लास्ट आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा था, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। सेल वाल, आप देखोगे सेल वाल यहाँ पर मिल रहा है प्लांट सेल में, जबकि वहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर न्यू है, इनको आपको माइंड में मेकअप करना है। अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो आपका है गोल्जी ऑपरेटस, या इसी को गोल्जी बॉडी बोलते हैं। गोल्जी ऑपरेटस जो है उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। फर्स्ट टाइम किसने किया इसको डिस्क्राइब, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्क्राइब किया था। बोल रहे हैं यहाँ पर ये जो होते हैं एक दूसरे पर पैरेलल इस तरीके का कंडीशन बनाए रखते हैं। इसमें एक, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिस्टर्न बोलते हैं। आगे देखते हैं जरा। The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various targets. Means जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिंथेसाइज मटेरियल्स है वो कहाँ पहुँचता है, गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी उसको पैक कर देता है। और पैक करने के बाद क्या करता है वो, उसको दूसरे ऑर्गेनेल्स में भेजने का काम करेगा, दूसरे ऑर्गेनेल्स में। और दूसरा ऑर्गेनेल्स क्या है, लाइसोसोम। दूसरा ऑर्गेनेल्स क्या है, लाइसोसोम होता है, राइट। और लाइसोसोम क्या है, बोलते हैं ये बेस्ड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल होता है। और देखिए जो लाइसोसोम होता है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। लाइसोसोम जो होता है इसमें होते हैं एंजाइम्स। इसमें क्या होता है, इसमें मिलता है एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने में।
जैसे अगर फैट है तो फैट को डाइजेस्ट करने का यहाँ पर एंजाइम होगा, कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम होगा, ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक, अगला पॉइंट आप देखने चलते हैं तो सॉरी उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो लाइसोसोम होता है इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ध्यान से देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है, जैसे सेल को एनर्जी चाहिए होता है, इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड होगा, वो होगा एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, एटीपी, जिसको हमने आपको पहले बताया था, जिसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और इसका फुल नेम क्या होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका है प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड में क्या है, प्लास्टिड में 3 पार्ट्स होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसे हम जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं दे आर कैपेबल टू फॉर्म द फूड और दे मेक अप द फूड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, उसकी लीव्स के या कुछ पार्ट्स के कलर को ग्रीन कर देता है, और ग्रीन पार्ट क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है या फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्योंकि हम लोगों के बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए हम फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है, देखिए सबसे लास्ट में क्या हो, जैसे मान लीजिए आपने पूरे घर का काम कर लिया तो उसके बाद खाना बन गया, तो खाना बनने के बाद जो रिमेनिंग मटेरियल्स हैं या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं जो बेकार, जिसको हमारे यूज में नहीं है, उसको हम किसी जगह पे स्टोर करते हैं, और उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, डस्टबिन। इसीलिए वैक्यूल्स का दूसरा नाम क्या होगा, वैक्यूल्स का दूसरा नाम जो होगा वो है डस्टबिन ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, डस्टबिन ऑफ सेल बोल देंगे। राइट, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि ये लगभग किसी भी सेल का 50 से लेकर कि 90% एरिया तक कवर कर लेता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो आप इस चैप्टर को एक बार पूरा कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। अगर इस चैप्टर में कहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न है या डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।